हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बलजीत सिंह, प्राथमिक शिक्षक, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सार्थक, सेक्टर 12A पंचकुला में कार्यरत आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 लेकर और शिक्षा विभाग हरियाणा तथा एजुसेट द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, यह नक्शा किस राज्य का है? बहुत सारे बच्चों ने इस नक्शे को देखा होगा, इसके बारे में जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे और बहुत सारे बच्चों ने इसे पहचान लिया होगा, उन्हें इसका नाम समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही था। यह नक्शा हमारे प्रदेश हरियाणा का है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ बोली बोली जाती है कि भाषा बोली जाती है। तो बच्चों, आपने जो भी सोचा है, जवाब आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर हरियाणवी बोली बोली जाती है। बोली और भाषा में क्या फ़र्क होता है, इसको हम जानेंगे। अब हम पता करते हैं कि हरियाणा किस राज्य से अलग हुआ। ये जवाब तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि हरियाणा किस राज्य से अलग हुआ है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, पंजाब। अब आप बताएं कि पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? बच्चों, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। अब हम यही देख रहे थे कि हरियाणा में बोली है और पंजाब में भाषा, तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा, भाषा के अंदर साहित्य की रचना की गई होती है, जबकि बोली में ऐसा नहीं हो पाया जाता। तो यही बेसिक सा फ़र्क है। अब हम बात करते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि हरियाणा के दक्षिणी हिस्से से लगते क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोई बच्चा बता सकता है कि हमारे हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र से जो हिस्सा लगता है उसमें कौन सी भाषा बोली बोली जाती है? अब हम देखेंगे, हरियाणा से लगते इस क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। क्या किसी बच्चे को पता है कि ब्रज भाषा कैसी होती है? और ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, ये क्षेत्र किस वजह से प्रसिद्ध है? ये तस्वीर देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को आइडिया आ गया होगा, वो जान गए होंगे कि यह क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, यह क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण, इन्हें कान्हा, नंद किशोर, माखन चोर आदि कई नामों से जाना जाता। इनका पूरा बचपन इसी ब्रज क्षेत्र में बीता। कान्हा का बचपन शरारतों भरा रहा है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भक्ति काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि सूरदास जी ने अपनी पुस्तक सूरसागर में किया है। सूरदास जी अंधे थे, उसके बावजूद उन्होंने कान्हा के बचपन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। इसी सूरसागर के 2 पद हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 8 सूरदास के पद में पढ़ेंगे। सूरदास जी ने अंधे होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण के बचपन की बहुत ही मनोरम छवि प्रस्तुत की है। उनकी हर एक लीला का उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन अपनी पुस्तक सूरसागर में किया है। बच्चों, हमें पता है कि कान्हा बचपन में बहुत माखन खाते थे। कान्हा को माखन इतना पसंद था कि वो इसे
चुराकर भी खा जाते थे, इसलिए इनको माखन चोर भी कहा जाता है। एक बार माँ यशोदा ने कान्हा को माखन खाते हुए पकड़ लिया और उनसे पूछा कि क्या तुमने माखन खाया है? अचानक पूछे जाने पर कान्हा के मुख से निकल गया कि उसने माखन नहीं खाया है। अब कान्हा अपनी बात को सही साबित करने के लिए तरह तरह के तर्क माता को देते हैं। आइए जानते हैं और कविता को पढ़ते हैं। कान्हा माँ को क्या क्या तर्क देते हैं और क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं इस कविता में। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कान्हा कहते हैं कि हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया है, लेकिन क्यों? अब क्योंकि माता ने कान्हा को पकड़ लिया था माखन खाते हुए, तो कान्हा तर्क देते हैं कि कैसे वो माखन नहीं खा सकते हैं, उन्होंने माखन नहीं खाया है। पहला तर्क क्या देते हैं? भोर भय गैयन के पाछे, भोर भय गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर बंसी वट भटक्यो, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कान्हा क्या कहते हैं कि हे मैया, मैं तो सुबह सुबह ही गाय को लेकर के पास के ही वन में चला गया था और चारों पहर वहीं एक वट वृक्ष के चारों तरफ भटकता रहा। सांझ होने पर ही मैं घर वापस आया हूँ। तो अब आप ही बताइए कि मैं माखन कैसे खा सकता हूँ? फिर कन्हैया एक और तर्क देते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ओ मैया ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कान्हा कहते हैं कि हे माँ, मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें भी बहुत छोटी छोटी हैं। आप ही बताइए, आपने इतना ऊपर जो माखन को टांग रखा है उसे मैं कैसे खा सकता हूँ? फिर कान्हा जिनके मुख पर माखन लिपटा हुआ था, वो अपने उस माखन लिपटे हुए माखन को, कान्हा के मुख पर माखन लिपटा हुआ था, उसे देखने पर कान्हा अपने मुख पर लिपटे हुए माखन का क्या तर्क देते हैं, आइए जानते हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कान्हा कहते हैं कि हे मैया, ये जो ग्वाल हैं जो मेरे सखा थे, ये सब मेरे बैरी हो गए हैं, मेरे दुश्मन हो गए हैं, और इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख के ऊपर माखन को लिपटा दिया है। हे माँ, तू तो बहुत भोली है, तू इनके कहे में कैसे आ जाती है? जब कान्हा के सारे तर्क विफल होते दिखते हैं
तो कान्हा माँ से क्या कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, सूरदास तब बिहसी जसोदा, लेउर कंठ लगायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कान्हा क्या कहते हैं कि हे माँ, ये पकड़ो अपनी लाठी और ये पकड़ो अपना कंबल। लकुटी का मतलब लाठी और कमरिया मतलब कंबल, कि ये दोनों चीज़ें जिनको लेकर के कान्हा गाय को चराने के लिए जाया करते थे, वो दोनों संभालो अपने। बहुत ही नाच नचायो, कि तुमने तो मुझे बहुत ही परेशान कर दिया है। अब इन सभी बातों को सुनकर यशोदा मैया का मन पसीज जाता है। वो हंस पड़ती हैं और कन्हैया को, कान्हा को अपने गले से लगा लेती हैं। तो पहले पद में हमने देखा कि कैसे यशोदा और कृष्ण दोनों आपस में बातें करते हैं। अब हम अगले पद में पढ़ेंगे कि कान्हा कैसे अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं कि उनकी चोटी नहीं बढ़ पा रही है। पढ़ते हैं अगला पद, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मोही, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कान्हा कहते हैं, हे माँ, ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मैंने दूध पी लिया, बार बार दूध पीता हूँ, पर यह तो आज भी छोटी ही है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आपकी माँ आपको कुछ खिलाने पिलाने के लिए कुछ न कुछ आप बहाना बनाकर आपको अच्छी चीज़ें खिलाती हैं या पिलाती हैं। कान्हा क्या कहते हैं, तू जो कहती बल की बेनी जो, तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। कान्हा कहते हैं, तू तो कहती थी कि बलराम की जो चोटी है उसकी तरह मेरी भी चोटी लंबी मोटी होगी। काढ़त गुहत नहावत ओछत, काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। कान्हा कहते हैं कि इसको काटने से, गुथने से, नहाने से, पोंछने से ये नागिन जैसी हो जाएगी और भुई मतलब ज़मीन उसके ऊपर लौटने लगेगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन माता, ये तो अब भी वैसी की वैसी है, ये तो बढ़ ही नहीं रही है। कान्हा उसके बाद क्या कहते हैं, कांचो दूध पियावत पची पची, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कान्हा कहते हैं कि हे माँ, बार बार तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है। पची पची मतलब बार बार और कांचो मतलब कच्चा। तो बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती है, कभी माखन रोटी देती ही नहीं है। उसके बाद भी मेरी चोटी बढ़ ही नहीं रही है। सूरज चिर जीवो दो भैया, सूरज चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कान्हा सूरदास जी क्या कहते हैं कि दाऊ भैया, दो भैया, दो भैया का मतलब दोनों भाई, हरि और हलधर। आप देख रहे हैं, हरि मतलब कृष्णा और हलधर मतलब बलराम जी। इन दोनों की ही जोड़ी चिरंजीवी हो, लंबी आयु तक बनी रहे। इस प्रकार हमने इन दोनों पदों को पढ़ा। अब हम जानेंगे कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के बारे में। हम सबके लिए ब्रज भाषा एक नई भाषा है, अलग तरीके से बोली जाती है, कुछ
अलग शब्द यहाँ पे प्रयोग होते हैं, तो उन्हीं शब्दों के बारे में हम जानेंगे अभी। पहला शब्द है ओछत। ओछत का मतलब तेल लगाते और कंघी करते समय। हम बालों में जब तेल लगाते हैं और कंघी करते हैं उसे हम ओछत बोलते हैं। इसके बाद अगला शब्द है उर। उर का मतलब होता है छाती। उर मतलब छाती। तो ये दूसरा एक कठिन शब्द था। अगले शब्द की तरफ चलते हैं, लांबी। लांबी का मतलब लंबी। लांबी मतलब लंबी। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है छीको। छीको सामान रखने के लिए लटकाई गई छोटी टोकरी को कहते हैं। आमतौर पर खाने पीने का सामान खेतों में या पुराने समय में घरों में सामान रखने के लिए एक टोकरी लटकाई जाती थी, जिसे छीको कहा जाता था। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। ये शब्द है भोर। भोर का मतलब है प्रातः काल का समय, सूर्योदय से पहले। जब सूरज उगने वाला होता है तो उससे पहले के समय को भोर कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले शब्द की तरफ। ये शब्द है बेनी। बेनी का मतलब होता है चोटी। बेनी का बेनी का क्या मतलब होता है? चोटी। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द हमारे पास आ रहा है बिहंसी। बिहंसी का मतलब हंसकर। हमने पढ़ा था सूरदास तब बिहंसी जसोदा, तो यहाँ पे बिहंसी का मतलब है हंसकर। अगले शब्द की तरफ हम चलेंगे और हमारी रेलगाड़ी में अगला शब्द आ रहा है लकुटी। लकुटी का मतलब होता है लाठी। जिस लाठी से कान्हा अपनी गाय को हाँकते थे उसे लकुटी कहते हैं। बढ़ेंगे अगले शब्द की तरफ और इस शब्द को कहते हैं, जो नया शब्द हमारे पास आ रहा है, बरबस। बरबस का मतलब होता है ज़बरदस्ती। कोई काम हमसे ज़बरदस्ती करवाया जाए उसे हम बरबस कहते हैं। अब बरबस के बाद नए शब्द की तरफ चलते हैं और नया शब्द जो हमारे पास सामने आ रहा है वो शब्द है बहियन। बहियन का मतलब होता है बाजू। हमने कविता में पढ़ा था कि कान्हा की जो बाहें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो यहाँ पे बहियन का मतलब होता है बाजू। अब चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारे पास जो आ रहा है, देखते हैं, पियत। पियत का मतलब होता है पीते हुए। जब हम कुछ खाते पीते हैं तो उस पीने को कहते हैं पियत। तो कान्हा दूध पीते थे, उसी के लिए पियत शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अगला शब्द जो हमारे पास आ रहा है वो है पतियायो। पतियायो का मतलब बहकावे में आना, किसी की बातों में आ जाना। बहुत बार हमसे कहा जाता है कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, घर से बाहर जाते वक्त ध्यान रखना है, तो उसको कहते हैं पतियायो। अगला शब्द जो हमारे सामने आ रहा है चोटी। इसका अर्थ तो आप बच्चों को पता ही होगा। इसको शिखा कहते हैं, बालों की लट कहते हैं, पर कहीं कहीं चोटी का अर्थ पहाड़ की चोटी से भी हो सकता है, लेकिन कविता में ये बालों की चोटी के लिए ही प्रयोग किया गया है। अगले शब्द की तरफ हम बढ़ते हैं। ये शब्द है लोटी। लोटी का मतलब लेटना। चोटी के लिए ये प्रयोग हुआ था कि चोटी जो है वो ज़मीन पर लेटेगी, लेटने लग जाएगी। तो अब चलते हैं नए शब्द की तरफ, हरि। हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण से है, इन्हें हम हरि कहते हैं। और हरियाणा हमारे राज्य का नाम, वो भी इसी से पड़ा कि यहाँ पे हरि का आगमन हुआ, तो
हरि मतलब कृष्ण। अब एक और शब्द हमारे पास आया था चिरजीवो। चिरजीवो का अर्थ हुआ चिरंजीवी, मतलब जिसकी आयु लंबी हो, जो लंबे समय तक जीवित रहे, उसे हम कहते हैं चिरजीवी। अगले शब्द की तरफ चलते हैं, गुहत। गुहत का मतलब गूंथती। चोटी को चोटी को गूंथा जा चोटी को गूंथा जाता है, तो उस केस में गुहत मतलब गूंथती। चलते हैं नए शब्द की तरफ, गय्यन। गय्यन का मतलब गाय होता है। हम सबको पता है कि गाय बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता है हमारे यहाँ पर। अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं, कांचो। कांचो का मतलब कच्चा। कच्चे दूध की बात हो रही थी। कच्चा दूध कौन सा होता है? जिसको हमने गर्म नहीं किया है, या फिर जो गाय ने दूध दिया है उसको हम सीधा पी लेते हैं, तो उसको हम कच्चा दूध कहते हैं। आगे चलते हैं नए शब्द की तरफ, कमरिया। अब यहाँ पे कमरिया का मतलब कमर नहीं है, यहाँ कमरिया का मतलब कंबल है। ये वो कंबल है जिसको ग्वाले अपने साथ रखते थे जब भी वो गाय को चराने जाते थे, और वहाँ जा कर के आराम करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो कमरिया मतलब कंबल हो गया। अगले शब्द की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ प्रश्न यहाँ पे आ गए हैं। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण माँ यशोदा से मक्खन न खाने का क्या क्या तर्क देते हैं? क्या तर्क दिया था? बालकृष्ण माँ यशोदा से मक्खन न खाने के लिए भिन्न भिन्न तर्क दे, जैसे मैं सुबह से शाम तक घर से बाहर था, दूसरा मैं अभी बहुत छोटा हूँ। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके के तर्क श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को दिए थे माखन न खाने के लिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बाल कृष्ण माँ यशोदा से ग्वालों की क्या शिकायत करते हैं? क्या शिकायत की थी? बिल्कुल सही, आपने सही सोचा है। कृष्ण कहते हैं कि ग्वालों ने मेरे मुख पर माखन लिपटा दिया है और वे मुझे बहुत तंग करते हैं। यही कहा था ना कृष्ण ने माँ यशोदा से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3, कृष्ण की सारी शिकायतें सुनकर माँ यशोदा क्या कहती हैं? क्या कहा था माँ ने? कृष्ण की सारी शिकायतें सुनकर माँ यशोदा हंस पड़ी और उन्होंने कृष्ण को गले से लगा लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। माँ यशोदा कृष्ण को चोटी बढ़ने का क्या उपाय बताती हैं? क्या उपाय बताया था? माँ यशोदा कहती हैं कि कच्चा दूध पीने से, बाल धोने से, काढ़ने से व गूंथने से यह बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। यही तो कहा था ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कांचो दूध पियावत पची पची में क्या भाव व्यक्त हुए हैं? उत्तर, कृष्ण कहते हैं कि बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। यही तो भाव व्यक्त हुए थे ना। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6, माँ यशोदा ने कृष्ण को अपने हृदय से क्यों लगा लिया? क्यों लगाया था? कृष्ण की भोली भाली बातें सुनकर माँ यशोदा हंस पड़ी और उन्होंने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और जानते हैं कि वहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरी छोटी छोटी बाहें हैं, भला मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ? इन पंक्तियों में क्या भाव व्यक्त हुए हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल, ये जो भाव व्यक्त हुए हैं वो उन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं जहाँ पे लिखा था, मैं बालक बहियन को छोटो,
छीको के ही विधि पायो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ हमें देखना है कि माँ तू मन की बहुत भोली है, जो इन ग्वालों के कहने पर बहक जाती है। ये भाव कौन सी पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। इन्हीं पंक्तियों में तो व्यक्त हुए थे ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं आपकी बात। आपकी बात में सबसे पहले, बालक कृष्ण को मक्खन खाना सबसे अच्छा लगता है। आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं? सूची बनाएं। आजकल के बच्चों को समोसा, सब्जियां, फल, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि बहुत सारी चीज़ें खाने पसंद होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण ग्वालों के साथ खेलते हुए खुशी का अनुभव करते हैं। आप जिन जिन दोस्तों के साथ खेलते हैं उनके नाम याद करते हुए कोई रोचक घटना कक्षा में सुनाएं। तो ये प्रश्न तो आपको खुद से करना पड़ेगा कि आपके दोस्त कौन कौन से हैं और आप क्या क्या खेलते हैं उनके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कविता से आगे की बात करते हैं। कविता से आगे में हमने देखा था कि गायों को चराते समय श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। आपको क्या लगता है उस समय अन्य ग्वाले क्या करते होंगे? कल्पना करें और बताएं। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते होंगे तो अन्य ग्वाले बैठकर सुनते होंगे, अपनी गायों को संभालते होंगे तथा उसका आनंद लेते होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गाय पालतू पशु है। पता लगाएं और लिखें कि गाय पालने से क्या क्या लाभ हैं। देखिए ये हमें सबको पता है कि गाय बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है। तो गाय से हमें दूध मिलता है, जिससे तरह तरह की वस्तुएं बनती हैं, जैसे मक्खन, घी, पनीर, मिठाइयाँ आदि। इसके बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं, जो किसान की खेती करने में मदद करते हैं। और गाय के गोबर से खाद तैयार की जाती है, जो फसल के लिए बड़े काम की होती है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ये हमारे खुद के लिए करने के लिए था कि अपने पुस्तकालय से सूरदास द्वारा रचित कृष्ण बाल लीला के कोई 2 पद संकलित करें और कंठस्थ करके कक्षा में सुनाएं। तो सूरदास जी ने सूर सागर नाम की पुस्तक लिखी थी और उसी में से एक पद की कुछ लाइनें मैं आपके साथ गुनगुना रहा हूँ। आप इस पद को आराम से याद कर सकते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इस प्रकार इस पूरे पद को याद कर सकते हैं। अब हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने आ रहा है वो ये कि कविता में छोटी, मोटी, लोटी जैसे तुकबंदी वाले कुछ शब्द आए हैं। ऐसे ही अन्य शब्द छांट कर लिखें। तो कौन कौन से शब्द हमने देखे? खायो, पठायो, आयो, पायो, लपटायो, पतियायो, नचायो, लगायो, चोटी, छोटी, मोटी, रोटी और बहुत सारे ऐसे शब्द। तुकबंदी वाले शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, जिनकी आवाज़ एक जैसी हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैया को माँ या माता भी कहते हैं, तो बताइए नीचे लिखे शब्दों के लिए अन्य कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? भैया के लिए भाई, भ्राता, तात। घर के लिए गृह, आलय, सदन। गाय के लिए गौ,
धेनु, गऊ और दूध के लिए दुग्ध, पेय और गोरस। तो बच्चों, इस प्रकार हमने सूरदास के पद पढ़ा और बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की। अब आप बच्चे भी घर बैठकर इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और कंठस्थ करेंगे। तो इस प्रकार आपने सूरदास के पद इस कविता को पढ़ा, ब्रज भाषा के बारे में जाना, ब्रज क्षेत्र के बारे में जाना, कान्हा के बारे में जाना, सूरदास जी के बारे में जाना और कुछ नए शब्दों के बारे में भी आपने जाना। आप भी अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको निरीक्षण करते हुए उसके बारे में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।